हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने आपको इंडस्ट्रियल लॉ का इंट्रोडक्शन कराया था। आज हम कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल लॉ का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द फैक्ट्री एक्ट 1948। तो चलिए देखते हैं कि द फैक्ट्री एक्ट 1948 में क्या चीजें हैं और क्या क्या प्रोविजन इसमें बताए गए हैं। अगर हम फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1948। जो करंट टाइम में हम फैक्ट्री एक्ट पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? द फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 के विषय में अगर हम बात करें तो देखिए, किसी भी एक्ट को आप पढ़ेंगे फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत तो उसमें कुछ चीजें बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन फर्स्ट। अब देखिए, अगर यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट के विषय में बात करें, पहले बात कर लेते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता थी इसकी। देखिए, वास्तविकता ये थी कि जब कभी भी किसी भी व्यवसाय के संदर्भ में बात हो रहा है या कोई भी व्यवसाय लगाया जा रहा था तो वहां पे श्रमिकों के साथ बहुत ही गलत ढंग से व्यवहार किया जाता था, और इस व्यवहार के कारण भारत की जो विकासशील से विकसित देश की तरफ अग्रसर होने की जो रास्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या होती थी, कठिनाइयां आ रही थी। जो वर्कर, जो श्रमिक व्यवसाय को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, उसके साथ जितने भी एम्प्लॉयर थे, जो भी आपके नियोक्ता वर्ग होता था, कहीं ना कहीं उनका शोषण किया करता था। और आपको भी ये पता होगा कि अगर आज के समय में बात करें तो बिल्कुल ये कंफर्म हो चुका है कि अगर आपके यहां जो आपका एचआर है, एचआर का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन का तात्पर्य उन्हीं वर्कर्स, श्रमिकों से है, उन्हीं स्टाफ से है जो आपकी संस्था में कार्य करते हैं। अगर ये पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस हो उसमें आप सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर यही अपनी परफॉर्मेंस नहीं देते तो निश्चित रूप से क्या होता है? आपका व्यवसाय डाउनफॉल में आता है, आपका व्यवसाय, आपके व्यवसाय की जो स्थिति होगी वो गिरना प्रारंभ हो जाएगी। तो देखिए, पहले के समय में क्या था, आज से अगर हम 50-60 साल पहले जाएं तो वहां पे स्थिति ये थी कि श्रमिकों का लगातार शोषण होता था, श्रमिकों के साथ गलत ढंग से व्यवहार किया जाता था, उनसे गलत ढंग से बातचीत की जाती थी, और साथ ही साथ उनका जो रेमुनेशन था, उनकी जो पारिश्रमिक थी, वो भी नाम मात्र थी। एक श्रमिक सूर्योदय के समय आता था और अपना कार्य प्रारंभ करता था और सूर्यास्त तक लगातार कार्य करता रहता था। तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय की बात करें तो नियर अबाउट 12 घंटे का समय होता है, और पारिश्रमिक के नाम पे उसे कुछ चावल पकड़ा दिए जाते थे या थोड़ा बहुत अनाज दे दिया जाता था। तो ऐसी दशा में श्रमिक लगातार परेशान थे, और इस केवल इंडिया की बात नहीं थी, इवन अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, बहुत थे, जितनी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज थी, सबकी यही समस्या थी। और इस समस्या को ध्यान में रखते हुए फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं श्रमिकों की तरफ से आवाज उठना प्रारंभ हुआ, और बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ के नाम से फेमस है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनने की वजह से कहीं ना कहीं श्रमिकों के खिलाफ जो एम्प्लॉयर का व्यवहार था उसमें सुधार देखने को मिला, और नियोक्ता जब श्रमिकों के ऊपर ध्यान देना प्रारंभ किया तो उनके व्यवसाय के कार्य भी क्या हो, एक सही डायरेक्शन में जाना प्रारंभ हो गए। तो देखिए, इस पूरे कहीं ना कहीं एक्ट में आपको श्रमिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ने को मिलेंगे। तो जहां तक हम सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं, अगर हम सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो सेक्शन फर्स्ट में फैक्ट्री का पूरा नाम आ जाता है कि फैक्ट्री का पूरा नाम क्या है।
इसका पूरा नाम है कारखाना अधिनियम 1948। सेक्शन फर्स्ट, पहले नंबर पे देखिए सेक्शन फर्स्ट में क्या होता है, नेम होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948। नेम के साथ साथ सेकेंड नंबर पे जो चीजें आती हैं कि इसका एक्सटेंड कहां तक या स्कोप कहां तक। तो स्कोप की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में एक्ट फॉलो होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। कुछ ऐसे एक्ट या कुछ ऐसे कहीं ना कहीं अधिनियम आपको प्राप्त होते हैं, मिलते हैं पढ़ने को, जहां पे जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस अधिनियम में ऐसा नहीं है। ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है। तो इसका स्कोप संपूर्ण भारत में हो जाएगा। साथ ही साथ इन्फोर्सबिलिटी की बात करें कब इन्फोर्सेबल हुआ, तो इन्फोर्सेबल हुआ था ये 1 अप्रैल 1948 में एक्ट आया था। 1949 में क्या हुआ, इन्फोर्स हुआ था, ये अप्लाई हो गया था 1 अप्रैल 1949। तो ये आपका सेक्शन फर्स्ट है। और सेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग बात करें, इंट्रोडक्शन चल रहा है तो इसकी बात करें तो यहाँ पे जो चैप्टर है इस पूरे एक्ट की बात करें तो इसमें 11 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 11। इसमें टोटल 11 अध्याय है। और अगर टोटल सेक्शन की बात करें, टोटल सेक्शन कितने हैं, 119 सेक्शन के साथ यह पूरी तरह से बनाया गया है। तो चलिए आइए जानते हैं कि फैक्ट्री एक्ट क्या होता है और साथ ही साथ इसके नेक्स्ट प्रोविजन के बारे में। देखिए सेक्शन फर्स्ट की बात मैंने आपको बता दी कि सेक्शन फर्स्ट में 3 चीजें कंसीडर करनी होती है। पहला आपका नेम होता है, दूसरे नंबर पे स्कोप। नेम की बात करें तो दी फैक्ट्री एक्ट 1948। स्कोप की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया। इन्फोर्सबिलिटी की बात करें ऑन 1 अप्रैल 1949। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 में क्या होता है कि कुछ फंडामेंटल डेफिनेशन दिए गए। इस टॉपिक क्या है, फंडामेंटल। देखिए फंडामेंटल डेफिनेशंस की अगर बात करें, कुछ आधारभूत परिभाषाएं इसमें बताई गई हैं और इनसे 2-2 नंबर में आपके यहाँ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा। देखिए 2-2 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछ लेता है कि एडल्ट कौन होता है। अगर हम एडल्ट की बात करें, वयस्क की बात करें, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसकी भी एज 18 ईयर से क्या होती है, प्लस होती है, वो क्या होता है, एडल्ट होता है। तो आप परिभाषा में वहां पे लिख देंगे कि वयस्क कौन होता है। वयस्क से आशय क्या है, एक ऐसे व्यक्ति से जो 18 वर्ष की उम्र क्या कर लिया हो, पार कर लिया हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष से क्या हो, अधिक। दूसरी तरफ आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि किशोर कौन होता है, पौर कौन होता है, एडोलसेंट जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए एडोलसेंट की अगर हम बात करें तो जिसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से क्या हो, कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, एडोलसेंट, या हम कहेंगे पौर या किशोर। क्लियर है। इसी के साथ कुछ अन्य डिफरेंसेस भी यहाँ पे जैसे चाइल्ड के बारे में बात की जाती है कि चाइल्ड कौन होता है। तो चाइल्ड का सिंपल सा डिफिनेशन है कि जिसकी भी उम्र कहीं ना कहीं 15 वर्ष से कम होती है, वो किसके अंतर्गत आता है, चाइल्ड के अंतर्गत आता है। उसे हम क्या बोलते हैं, बालक। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कैलेंडर ईयर क्या होता है। तो कैलेंडर ईयर से आशय क्या है, देखिए कैलेंडर वर्ष से आशय उस समय अवधि से है जो 1 जनवरी से प्रारंभ होती है, कहां तक जाती है, 31 दिसंबर तक। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के बीच की जो समय अवधि वही क्या होता है, कैलेंडर ईयर होता है। इस तरीके से आपसे सप्ताह के बारे में पूछता है। जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग जो कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई वो है फैक्ट्री।
फैक्ट्री के बारे में कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि फैक्ट्री क्या होती है। तो देखते हैं फैक्ट्री किसे कहते हैं, फैक्ट्री क्या होती है। अगर हम फैक्ट्री के बारे में बात करें, फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो देखिए अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948, फैक्ट्री की जो डिफिनेशंस बताई गई है, जो परिभाषा बताई गई है, फैक्ट्री की एक यूनिट के बारे में बताया गया कि एक फैक्ट्री की यूनिट क्या होती है। और एक जो डिफिनेशंस है या जो परिभाषा बताई गई दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के बारे में अगर हम बात करें, अगर कहीं पे किसी भी स्थान पे 20 से अधिक लोग काम कर रहे हैं या 20 लोग काम कर रहे हैं तो उसे हम फैक्ट्री मानते हैं विदाउट पावर। यहां पे टर्म एंड कंडीशंस लगा दिया गया है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है कि यहाँ पे पावर्स नहीं होनी चाहिए, शक्ति नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पावर्स की मीनिंग बताई गई। शक्ति से तात्पर्य क्या होता है, शक्ति से आशय उन विषय सामग्री से है जिसके माध्यम से किसी भी प्लांट या मशीनरी को गतिमान अवस्था में लाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है फैक्ट्रियों के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की साथ बात करें तो कोल वगैरह है जो पावर जनरेट करते हैं, जनरेटर हो गया आपका पावर जनरेट करता है। तो ये सारी चीजें पावर के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए जहां पे पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जहां पे शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहां के लिए क्या बताया गया है, 20 श्रमिक काम करेंगे तो उसे मानते हैं कि हाँ फैक्ट्री है। वहां पे कौन सी फैक्ट्री, फैक्ट्री की एक यूनिट है। दूसरी तरफ अगर डिफिनेशन की बात करें तो यहां पे क्या है कि विदाउट पावर, यहाँ पे विदाउट पावर की बात, यहाँ पे होगा विद पावर। अगर विद पावर काम हो रहा है तो कितना, 10 वर्ग। अगर शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है तो 10 श्रमिक काम करेंगे तो हम क्या मानेंगे, एक फैक्ट्री मानेंगे। अगर वहां पे पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वहां पे कंडीशन है कि 20 श्रमिक होने चाहिए, तब क्या माना जाएगा, एक फैक्ट्री मानी जाएगी। तो देखिए फैक्ट्री की मीनिंग यहाँ पे जो सेक्शन 2 है वहां से काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके फंडामेंटल डिफिनेशंस हैं, जो भी आपको चीजें बताई गई पहले से भी, तो उसको आप बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2-2 नंबर में आपके। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है, 6 है, तो ये जो सेक्शंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो हर एक सेक्शन को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। बाकी 7 जैसे ऑक्यूपायर का है सेक्शन, नोटिस टू ऑक्यूपायर है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अभी यहाँ पे जो चीजें बताने जा रहे हैं आपको, फैक्ट्री एक्ट 1948 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती है। देखिए तो आपसे एग्जाम में कई बार 15 नंबर में क्वेश्चन और 10 नंबर में पूछा जा चुका है कि कारखाना अधिनियम की विशेषताएं बताइए। तो चलिए आइए देखते हैं कारखाना अधिनियम 1948 की विशेषताएं। Characteristics of Factory Act 1948। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्ट्री एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कारखाना अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें से जो पहली विशेषता होती है वो होती है इसका जो स्कोप है वो काफी ज्यादा वाइड है। वाइड स्कोप की बात हम क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या इसके पीछे, क्योंकि इसका जो दायरा है वो काफी ज्यादा विस्तृत इन द सेंस बात करें कि ये ऑल ओवर इंडिया में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, ये पूरे भारत में क्या होता है, लागू किया जाता है। जिसके लिए यहां पे बताया जा रहा है कि इसकी विशेषता क्या है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, विस्तृत प्रकृति का होता है, इसका जो नेचर होता है विस्तृत होता है।
तो ये फर्स्ट आपका जो विशेषता क्लियर हो गया होगा वाइड स्कोप। सेकेंड विशेषता की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो विशेषता बताएगी यहाँ पे आपके ओवर टाइम के बारे में। ओवर टाइम के बारे में क्या बताया गया है? ओवर टाइम का मतलब होता है कि आपके जो कार्यशील घंटे पहले से निर्धारित किए गए, जब आप उससे अधिक कार्य करते हैं, जैसे कार्यशील घंटे की बात करें, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत 8 घंटे बताया गया। सामान्यतः कितने घंटे? 8 घंटे। लेकिन जब 8 घंटे से अधिक कोई भी एम्प्लॉयर आपको कार्य करने के लिए कहता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? देखिए, जहां तक ओवर टाइम की बात करें तो जो रेमुनरेशन आपको 8 घंटे का पहले दिया जा रहा है, 8 घंटे का अगर आपको पहले 10,000 मिल रहे थे, तो अगर आप ओवर टाइम करते, ओवर टाइम का मतलब हो जाएगा आपने 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किए, फिर आपका क्या माना जाएगा? ओवर टाइम। तो देखिए, जो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, इस 4 घंटे की आपको 2 टाइम्स दोगुना सैलरी दी जाएगी। जैसे यहाँ पे 8 घंटे काम कर रहे थे, 10,000 मिल रहा था आपका, इसका मतलब 4 घंटे का कितना मिलना चाहिए आपको? 5,000। लेकिन इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग आपको 5,000 ना मिल करके बल्कि क्या मिलेगा? 4 ही घंटे का 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल जो पेमेंट अब बनेगी आपकी कितने की? 20,000। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पे ओवर टाइम से संबंधित प्रोविजन ये बताया गया। आप इस प्रोविजन को अपने वर्ड्स में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। ओवर टाइम की बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की। तो अगली विशेषता है वर्किंग आवर के विषय में। वर्किंग आवर की बात करें, कार्यशील घंटे। तो देखिए, इस नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि जो कार्यशील घंटे निर्धारित किए गए, जैसे हमने बताया कि सामान्यतः 8 घंटे होते हैं, तो यहाँ पे वयस्क के लिए जो कार्यशील घंटे बताए गए, अधिकतम कितने? अधिकतम 9 घंटे तक कार्य किए जा सकते हैं। किसके लिए? एडल्ट के लिए। एडल्ट 9 घंटे तक कार्य कर सकता है। और बच्चों के बारे में बात करें तो बच्चों के कार्यशील घंटे कम किए गए। बच्चों के बारे में बताएगा कि जो आपके 15 ईयर से कम है, उनके बारे में बात करें तो उनके कार्यशील घंटे कितने हो गए? 4.5 घंटे। ये आपके कार्यशील घंटे निर्धारित किए गए। तो देखिए, वर्किंग आवर में परिवर्तन किया गया, 8 घंटे से बढ़ा के क्या किया गया? 9 घंटे किया गया अधिकतम। और यहाँ पे 4.5 घंटे का प्रोविजन, ये कहां पे बताया गया? 1948 में। ये भी इसकी विशेषता है। वर्किंग आवर के बारे में बात करें, वर्किंग आवर के साथ साथ आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की तरफ। देखिए, अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। देखिए, फैक्ट्री की बात करें तो उसके रजिस्ट्रेशन के संबंध में या उसके अप्रूवल। देखिए, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंजीयन से और अप्रूवल का मतलब होता है अनुज्ञापन। अगर कारखाने के अनुज्ञापन और उसके पंजीयन की बात करें तो फैक्ट्री एक्ट 1948 से पहले इनकी पंजीयन या अनुज्ञापन का कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन जो नया फैक्ट्री एक्ट 1948 आया है उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं आपके अनुज्ञापन और फैक्ट्री के पंजीयन के बारे में भी बताया गया। देखिए, इसके पीछे रीजन क्या है कि फैक्ट्रियों का जो विस्तार है बहुत तेजी से बढ़ने लगा आफ्टर द इंडिपेंडेंस की बात करें, 1948 की बात करें भारत में, और बहुत ढेर सारे केमिकल इस्तेमाल होने लगे फैक्ट्रियों के अंतर्गत जो खतरनाक केमिकल होते हैं। और अगर इन पे कोई कंट्रोल नहीं रहा सरकार का तो चीजें कहीं ना कहीं समाज के लिए भयावह हो सकती हैं, जिसके लिए फैक्ट्री एक्ट 1948 में अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन के बारे में भी प्रोविजन बना दिया गया। क्लियर है? देखिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगला प्रोविजन है आपका प्रोविजन रिलेटेड
टू वुमेन वर्कर्स। देखिए महिला श्रमिक के बारे में प्रोविजन बनाया गया कि महिला श्रमिक जो है वो रात्रि में कार्य नहीं कर सकती। इनके बारे में प्रतिबंध है, जो भी महिला श्रमिक किसी भी फैक्ट्री के अंतर्गत काम कर रही है, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत वो रात्रि के समय उनके कार्य करने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो रात्रि के समय कार्य नहीं कर सकते। ये भी क्या है, आपकी कहीं ना कहीं फीचर्स हैं या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रोविजन है किसका, फैक्ट्री एक्ट का, फैक्ट्री एक्ट 1948 का। तो देखिए वुमेन वर्कर्स पे रात्रि में कार्य करने पे क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे प्रोविजन श्रमिकों की स्वास्थ्य के संबंध में बनाया गया, हेल्थ प्रोविजन रिलेटेड टू हेल्थ। देखिए आपके किसी भी संस्था में कोई भी श्रमिक कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर्टिकुलर श्रमिक का कहीं ना कहीं आप ध्यान रखें। एज ए एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं आपको अपने श्रमिकों को प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करानी होती है, या उनके उपचार या उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीजें या जो भी उपयोगी चीजें उनको करनी पड़ती हैं आपको। तो देखिए अगर प्रोविजन की बात करें तो हेल्थ से संबंधित कौन कौन से प्रोविजन बनाए गए हैं और क्या क्या चीजें हैं, ये कहां पे बताया गया, फैक्ट्री एक्ट 1948 में। तो देखिए हेल्थ से संबंधित पूरे प्रोविजन आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर किसी भी श्रमिक को कोई चोट आ जाती है, जैसे फैक्ट्री में काम करने के दौरान कहीं हाथ पे या पांव में चोट आती है किसी प्रकार की, या उसकी तबीयत खराब होती है, तो उससे संबंधित प्रोविजन हेल्थ में आपको मिल जाएगा। कहां पे, फैक्ट्री एक्ट 1948 में। हेल्थ के बाद बात करें तो अगली विशेषता यहाँ पे है प्रोविजन रिलेटेड टू सेफ्टी, सुरक्षा से संबंधित। देखिए हर एक फैक्ट्री के एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे जो भी श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। जैसे सेफ्टी की बात करें तो कोई भी खतरनाक प्लांट एंड मशीनरी है उसके आसपास कोई श्रमिक ना जाए, उसके बारे में बार बार क्या करना, उन तक श्रमिकों तक सूचनाएं पहुंचाना, उनको हमेशा अलर्ट करना, ये भी जिम्मेदारी किसकी होती है, एम्प्लॉयर की होती है। और इसके बारे में पूरा डिस्कशन कहां पे किया गया है, प्रोविजन रिलेटेड टू सेफ्टी में। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करें प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर, जिसे हम कहते हैं श्रम कल्याण। तो देखिए कोई भी श्रमिक या कोई भी व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसको जो भी आवश्यक सुख सुविधाएं चाहिए होती है वो एम्प्लॉयर के द्वारा मिलनी चाहिए। तो देखिए जो सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा उसी को हम क्या कहते हैं, लेबर वेलफेयर। जैसे महिला श्रमिक फैक्ट्री में काम करने के लिए आती हैं तो उनको उनके बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए एक प्रॉपर रूम बनवा देना। कई महिला श्रमिक कहीं ना कहीं संस्था में आती है तो उनके बच्चे क्या करते हैं, कार्य में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो उससे बचाव के लिए क्या किया जाता है, संस्था के द्वारा ही एक ऐसी व्यवस्था की जाती है ताकि उनके बच्चे वहां पे आसानी से खेल कूद सके। साथ ही साथ जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक विश्रामालय जहां पे वो रेस्ट कर सके, कहीं ना कहीं उनके लिए एक लंच रूम जहां पे वो शांति से बैठकर भोजन कर सके। ऐसी तमाम सुख सुविधाओं के बारे में लेबर वेलफेयर में बताया गया। तो जो भी लेबर वेलफेयर से संबंधित प्रोविजन है जब हम इसको पढ़ाएंगे तो देखिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डेप्थ में जाके आपको सारी चीजें स्पष्ट कर देंगे कि कौन कौन सा प्रोविजन आपकी हेल्थ में है, सेफ्टी में है या लेबर वेलफेयर में है। तो देखिए कुछ विशेषताएं हैं इसके। तो इसी के साथ यहीं पे हम एक क्लास समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 7 के बारे में, ऑक्यूपायर के बारे में। धन्यवाद।